नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते और फाइनली बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बना पाएगी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि समाजवादी ताकतें आरएसएस या दक्षिणपंथी ताकतों के साथ खड़ी हो गई? आरएसएस ने जो कभी काम शुरू किया था 1967 के पहले, जो गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ खुद को समाजवादियों के साथ उसने जोड़ा, उसका आज यहाँ तक परिणाम है। सीआईए ने आरएसएस की खूब मदद की यहाँ पे। आप सोचिए कि 1957 में दुनिया की पहली चुनी हुई कांग्रेस पार्टी भारत में बनी, जो अमेरिका या सीआईए के लिए और भी एक गंभीर बात थी कि यहाँ पे जनता चुनकर कांग्रेस पार्टी के हाथ में शासन दे। इसीलिए विदेशी प्रभाव भी हो सकता है ना। भारत में जो हुआ कि समाजवादी आंदोलन अपनी स्वतंत्र आभा खो दिया उसने, खासतौर पर आरएसएस के प्रभाव या उसके साथ जाने की वजह से। क्या समाजवादी धड़ा जितना भी रहा आजादी के बाद से अब तक, वो सब इतना अनपढ़ था कि उसको समझ में नहीं आ रही थी चीज? नीतीश गए और इससे पहले बहुत सारे समाजवादी नेता जो हो गए। समाजवादी आंदोलन की पूरी जो समाजवादी एक आकांक्षा है उस पर कितनी चोट पहुंची? मुझे लगता है कि अब लड़ाई एक नए दौर में प्रवेश करेगी आने वाले दिनों में। तो जब इस तरह के चेहरे जो समाजवादी नेता हैं वो दक्षिण पंथ को सुपुर्द हो जाएंगे तो आपका प्रोग्राम ले लिया जाएगा। बीजेपी ले रही है वो प्रोग्राम ना, लेकिन क्या बीजेपी कर पाएगी? प्रतिनिधित्व का प्रश्न आने वाले दशकों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा प्रश्न होगा और समाजवादी नेताओं के विलीन हो जाने से। नमस्कार दोस्तों, बिहार के सीएम, मुझे नहीं पता कि जब ये वीडियो मैं पब्लिश करूंगा तब तक वो सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया, मन बना लिया नीतीश कुमार ने कि राज्यसभा जाना चाहते हैं। ट्वीट जब उन्होंने किया है तो लिखा है, मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। देखा जाए तो एक पॉलिटिकल न्यूज़ है केवल, और नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं, क्या कारण बना कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, सीएम क्या बीजेपी का होगा, इस तरह की खबरें आपने देखी सुनी होंगी, आपके दिमाग में सवाल भी होगा। लेकिन फिर से वही बात, वो केवल एक पॉलिटिकल न्यूज़ होगी और हम लोग द थर्ड आई के इस एपिसोड के लिए बैठे हैं। तो द थर्ड आई में केवल एक पॉलिटिकल न्यूज़ देने के लिए तो नहीं बैठे हैं। दरअसल समाजवादी आंदोलन से निकले जितने भी नेता थे या समाजवादी विचारधारा के जितने भी नेता थे, वो आप क्रमबद्ध तरीके से देखें तो आज़ादी के बाद लगातार दक्षिणपंथी ताकतों के साथ होते चले गए। और बड़े नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया, जेपी, उसके बाद मुलायम भी बीजेपी के साथ जाते हैं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते और फाइनली बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बना पाएगी, वो रास्ता खोल देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि समाजवादी ताकतें आरएसएस या दक्षिणपंथी ताकतों के साथ खड़ी हो गई, जबकि कांग्रेस में 1930 के दशक में ही एक समाजवादी धड़ा अलग से बना था। जवाहरलाल नेहरू बताए जाते हैं कि वो खुद ही समाजवादी नेता थे, तो समाजवादियों को कांग्रेस क्यों नहीं जोड़ पाई और समाजवादी दक्षिणपंथ की तरफ गए क्यों, इस विषय पर चर्चा करेंगे द थर्ड है के इस एपिसोड में। तो दिल खोल के सुनिए। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। पंकज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल, क्योंकि बहुत क्रमबद्ध तरीके से शायद मैं ना बढ़ा पाऊँ, भूमिका मैं ज़रूर मैंने कही है, तो पहला सवाल तो सीधा यही कि जो नाम मैंने लिया कि क्यों समाजवादी ताकतें हैं दक्षिणपंथी ताकतों के साथ खड़ी हमको दिखती। पहले हम लोग क्या नीतीश कुमार पर बात करें, ज्यादा बेहतर होगा। नीतीश की ताज़ा हाँ, जो ताज़ा अपडेट है उस पर बात कर लें। देखिए, नीतीश कुमार अब जा रहे हैं और देश के पहले नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहे 20 साल, उससे ज्यादा, और कह रहे हैं कि राज्यसभा जाना उनका सपना रह गया। मतलब राज्यसभा वो भेजते रहे हैं लोगों को। अगर सचमुच राज्यसभा इतनी बड़ी चीज थी तो जब चाहते तब चले जाते। ठीक बात है। हमें आज मूल्यांकन इस बात का करना चाहिए कि इतनी लंबी पारी, 2 दशक से ज्यादा एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता है और बिहार को मिला क्या। क्योंकि मीडिया ने बताया है कि साहब इन्होंने बिहार को एकदम बहुत चमका दिया, बहुत बेहतर कर दिया। वजह कोई बता नहीं रहा है। मैं आज ही देख रहा था कि जाहिर है बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तो 20 सालों में इन्होंने ज़रूर उसे कुछ आगे किया होगा। तो आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बिहार सबसे गरीब राज्य है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे गरीब राज्य है। जहाँ तक शिक्षा और साक्षरता की बात है तो वो भी सबसे निचले पायदान पर बिहार ही है। करीब चौथाई आबादी अभी भी वहाँ पे निरक्षरों में गिनी जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपराध के मामले में।
हत्या और अपहरण के मामले में भी सिर्फ उत्तर प्रदेश उससे बेहतर है। बेहतर मतलब खराब है। जी बेहतर ही खराब है, खराब ही बेहतर है। खराब ही बेहतर है, तो बिहार वहां पर भी है। तो आखिर आप किस चीज से, पैमाना क्या है जो लोग मीडिया एकदम धूम मचाए हुए है कि भाई बिहार में बड़ा अच्छा काम किया नीतीश कुमार ने, तो किया क्या? उनका एक जो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्तिगत जो एक योजना उनके नाम से जुड़ी है वो है शराबबंदी। जी। पर आप बिहार से आते हैं और मुझे नहीं पता कि बिहार का कौन सा इलाका है जहां शराब नहीं मिलती है। बल्कि बिहार में शराब उपलब्ध कराना एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई नहीं, है। एक चीज अगर हम उस पर बात कर ही रहे हैं तो नीतीश कुमार के नाम एक और क्रेडिट जुड़ता है, जो हायर एजुकेशन है उसमें लड़कियों के जुड़ाव का। बिल्कुल और जो सही उनके बात। शुरू के कार्यकाल थे हाँ। उसमें उन्होंने कुछ योजनाएं मैंने चलाई, साइकिल वगैरह दी। मैंने कवर किया है, मैं एक चैनल में था उस समय, बल्कि जब 2004 में मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। जी। वहाँ मतदाता केंद्र पे मैं स्टार न्यूज में था और मैं बिहार में एक शो कर रहा था मगध एक्सप्रेस नाम से। तो नीतीश कुमार जी से वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की बात कही जी। और उन्हें साइकिल दी, तो निश्चित रूप से बहुत क्रांतिकारी कदम है। लेकिन क्या सचमुच बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हुई इतने सालों में? क्या वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में शिक्षक हैं? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है? जरूर लड़कियां साइकिल से स्कूल गई, पर स्कूल में टीचर कहाँ है? कॉलेजेस में टीचर कहाँ है? स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत खराब है। बहुत खराब है। टीचिंग का जो हाल है, क्या वहां से पलायन करके दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी छोड़ दीजिए रोजगार वगैरह, क्या लोग पढ़ना आना बंद कर दिया उन्होंने? ऐसा तो नहीं है। एक जमाने में पटना के जिन कॉलेजेस का बड़ा नाम था आज वो भी नाम नहीं रह गया है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग टुकड़ों में कुछ काम हो जाना, जैसे लड़कियों के साइकिल का मसला है या शराबबंदी से जाहिर है बहुत बड़े पैमाने पर तमाम महिलाओं को राहत मिली होगी, क्योंकि जो शराब बहुत आसानी से उपलब्ध थी शायद वो उपलब्ध उतनी आसानी से नहीं रह गई। तो जो लोग बड़े मतलब हर हाल में पीने वाले हैं वो तो पी रहे हैं, लेकिन जो शौकिया थोड़ा बहुत चक्कर में बढ़ जाता था वो शायद कम हुआ होगा। लेकिन क्या बिहार की कोई तस्वीर बदली? क्या वहाँ का शिक्षा, वहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम जो है, क्या वहाँ रोजगार के अवसर, पलायन के मामले आप देख लीजिए, जो भी देखना, किसी भी कसौटी में बिहार को आप जो राष्ट्रीय विकास की गति, अब कुछ तो विकास होता है, जैसे आप 5 साल पहले अगर 20 साल के थे तो 5 साल बाद 25 साल के हो जाएंगे। अगर इसको कोई विकास माने तो जाहिर है उसने भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बात होती है, लेकिन भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो फरीदाबाद और दिल्ली में भी खराब था उस वक्त। हाँ, जहां सड़कें बन गई जब IMF का पैसा आता है, वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, जब बड़ी बड़ी स्वर्ण चतुर्भुज योजना के तहत सड़कें बनती हैं, तो जाहिर है वो अगर दिल्ली से कलकत्ता कोई रोड बन रही है तो बिहार को फार्म करी जाएगी, बाईपास नहीं करते, बिहार को बाईपास नहीं कर सकती है। ये सब हुआ है, निश्चित रूप से ये सब विकास हुए जो देश के पैमाने पर। लेकिन बिहार ने कहीं से भी नीतीश राज में कोई छलांग नहीं लगाई किसी तरह की। और जो कानून व्यवस्था की बात कही जाती है वो भी मेरे ख्याल से, अगर आप आंकड़े देखें NCRB के जो आंकड़े हैं उसके तहत, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई बहुत आप ज्यादा कह सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि लालू राज में अगर जो पिछड़े या अति पिछड़ी जातियों से या अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले जो बाहुबली ज्यादा नजर आते थे, अब वो दूसरे लोग उग्र दिखते हैं, लेकिन मीडिया अब इनको बाहुबली कहता है, उनको अपराधी कहता है, वो एक अलग खेल है। लेकिन जो एक पूरी लड़ाई थी जिसको बार बार नीतीश कुमार कह रहे थे, वो कि मैं 2 C से कभी समझौता नहीं कर सकता, एक है करप्शन, दूसरा कम्युनलिज्म। तो करप्शन के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, बिहार से आप आते हैं, आप ज्यादा जानते हैं। हर हफ्ते गिरते रहे वो तमाम, पुल किस तरह से पुल गायब होते रहे, वो बिना करप्शन के कैसे गायब होते मुझे नहीं पता। लेकिन जो कम्युनलिज्म का सवाल है, जिस बिहार में आमतौर पर सांप्रदायिक दंगे या इस तरह का विभाजन नहीं होता था, और उसकी वजह थी कि स्टेट उनको समर्थन नहीं देता था। हमने पिछले दिनों लगातार देखा कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जब सत्ता में रहती है तो सांप्रदायिक ताकतों को बहुत बल मिलता है। और हाल के दिनों में बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सारी कोशिशें हुई हैं, और नीतीश बाबू का जो पूरा समाजवादी अतीत रहा है, उस समाजवादी अतीत का जो ये संकल्प था, इस संकल्प में लगातार वो न सिर्फ कमजोर साबित हुए, बल्कि वो जाते जाते भारतीय जनता पार्टी की गोद में
बिहार को डाल के जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर उनका कोई ऐतिहासिक मूल्यांकन होगा तो जाहिर है एक अवसरवादी नेता तो रहेंगे ही। बिहार में जो सांप्रदायिक सद्भाव की एक लंबी परंपरा रही है, उस सद्भाव पर भी हमला हो रहा है या पूरा स्टेट का चरित्र बदल रहा है, उसमें भी नीतीश कुमार की भूमिका नापी जाएगी। ये वही नीतीश कुमार हैं जब मुझे याद है खबरों में रात्रि भोज या लंच इन्होंने दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और कुछ पोस्टर्स बैनर्स उन्होंने देखे कि जो सहायता राशि दी गई है उसे एहसान जताकर पेश किया गया और नीतीश कुमार ने वो भोज कैंसिल कर दिया कि भाई मैं नहीं बिल्कुल करता भोज कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री उनके बनने का उन्होंने विरोध किया, एक तरह से अपना पूरा जी। जेस्चर दिखाया। और बिहार से बहुत से नेताओं का जो रुख बदला है, वो जाहिर है जो आपका पहला सवाल था कि समाजवादी जी। धारा के लोगों का आखिर हुआ क्या। रामविलास पासवान जब गोधरा में और गुजरात में हिंसा हुई तो उसके बाद इस्तीफा देने वाले थे रामविलास जी। पासवान, उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो भी बाद में नरेंद्र मोदी सरकार में चले गए। चिराग पासवान का हनुमान बन गए। हनुमान बन गए, नीतीश कुमार चले गए। जो लोग भी जिन्हें हम मानते थे कि पूरा जो एक समाजवादी खेमे से जो लोग थे, जी। एक के बाद एक, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान से लेकर उस सारे कुछ, अब नीतीश कुमार उसके सबसे नए शिकार हैं। लेकिन इस शिकार के जरिए आरएसएस ने जो कभी काम शुरू किया था 1967 के पहले, जो गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ खुद को समाजवादियों के साथ उसने जोड़ा, उसका आज यहाँ तक परिणाम। ठीक है, आपने बड़े नेताओं का नाम लिया तो जयप्रकाश का नाम भी आप भूल नहीं सकते हैं, एज एन इंदिरा गांधी। फिर मैं लोहिया से बात करना पसंद करूंगा, जहां तक फिर अगर हमें बात करनी है। दरअसल जी, तो यात्रा शुरू कहाँ से? पहले बात तो हमें समाजवादी आंदोलन का इतिहास समझ लेना चाहिए। मेरा ख्याल है 17 मई वो तारीख थी 1934 की, जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस के अंदर, उसको पार्टी के अंदर एक गुट कह लीजिए, जो कह लीजिए, सीएसपी उसको कहते थे। जाहिर है कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, एक वो खुला मंच था जिसमें समाजवादी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी भी थे, तमाम ऐसे धारा से लोग उसमें जुड़े हुए थे। और ये बात थी कि सबके दिमाग में भविष्य को लेकर एक सपना था। तो जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोग थे, उस समय दुनिया में समाजवाद का बड़ा बोलबाला था। एक तरफ जो साम्यवादी आंदोलन बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ समाजवादी आंदोलन भी था तमाम देशों में। तो भारत में जो समाजवादी खेमा था और कांग्रेस सीधे सीधे एक जो भविष्य को लेकर जो कल्पना कर रही थी कि हम एक बराबरी का समाज बनाएंगे, जमींदारी नहीं रहेगी, इस तरह की बातें उसने शुरू कर दी थी। तो कांग्रेस के अंदर एक सीएसपी पूरा एक धड़ा गुट बनता है। हाँ, गुट बनता है, जिसमें डॉक्टर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, बहुत से, पंडित नेहरू जी, बिल्कुल, पंडित नेहरू खुद समाजवादी खेम इन सबके नेता थे। सुभाष चंद्र बोस भी समाजवादी ही माने जाते थे। लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो ये जो समाजवादियों का धड़ा था, ये देख रहा था कि जो दक्षिण पंथ है वो भी कांग्रेस में काफी हावी है और नेहरू जी चाहते थे कि ये समाजवादी उनका साथ दें। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में ये लोग बाहर हो गए, कांग्रेस छोड़ दिया इन्होंने। कारण क्या रहा? इनका कहना था कि जिस गति से समाजवाद की ओर बढ़ना चाहिए वो गति नेहरू जी दिखा नहीं पा रहे हैं। और बात सही थी, उस समय तो हिंदू कोड बिल जो आ रहा था उसका तक विरोध कांग्रेस के अंदर, जाहिर है एक लॉबी थी जो ना जमींदारी खत्म करना चाहती थी, ना इस तरह के प्रगतिशील कदम करना चाहते। हालांकि नेहरू जी चाहते थे कि ये सारे लोग सरकार में शामिल हों, जयप्रकाश नारायण, लोहिया को तो जब कांग्रेस आज़ादी के पहले कांग्रेस का परराष्ट्र मंत्रालय, एक तरह से विदेश मंत्रालय या विदेश नीति बनाने वाली जो समिति थी, वो डॉक्टर लोहिया उसके एक तरह से सर्वे सर्वा थे। वैसे जेपी को लेकर नेहरू जी का बहुत ज़्यादा एक तरह से सम्मान था। बहुत लोग तो कहते हैं कि अगर वो कांग्रेस में होते तो नेहरू जी चाहते थे कि उनके बाद वही प्रधानमंत्री बने। तो लेकिन ये सारे लोग कांग्रेस से बाहर गए। इन्हें लगता था कि कांग्रेस जिस तरीके से दक्षिण पंथी नेताओं के प्रभाव में है, ये अवसर ऐसा है कि हम बाहर जाकर एक नई पार्टी बनाकर समाजवादी स्वप्न जो है उसको पूरा करने, मतलब 300 साढ़े 300 साल के गुलामी से आप बाहर आए। आपकी मानसिकता बहुत फ्यूडल आपके समाज की रही और आप एकदम से 1-1.5 साल में चाह रहे थे कि सारे समाजवादी नियम जो है अब कांग्रेस जाहिर है सबको लेकर चल रही थी। और उस समय तो उसने जब विलय किया तमाम रियासतों का, तो ये भी कहा कि भाई हम आपको इसके बदले मुआवजा देंगे, प्रीवी पर्स जिसको कहा जाता है।
तो ये सब चीजें समाजवादियों को तो खटकेगी कि भाई ये क्या बात है, इनकी थोड़ी है, वो तो भारत की जमीन है, अगर हम ले रहे हैं तो इनको हम क्यों मुआवजा दें, कोई इन्होंने अर्जित थोड़ी किया है, जाहिर है वो एक शोषणकारी व्यवस्था के अंतर्गत ही उन्हें ये रियासतें प्राप्त हुई थी। लेकिन नेहरू जी जानते थे कि किस तरीके से एक ट्रांजिशन में किस तरह काम करना था। वैसे भी भारत की पूरी आज़ादी की लड़ाई बहुत कानूनी ढंग की लड़ाई है, उसमें एक्ट के जरिए आपको नए नए अधिकार मिलते हैं और एक दिन एक्ट के जरिए ही आपको आज़ादी भी मिलती है। तो सत्ता हस्तांतरण, हाँ, सत्ता हस्तांतरण कहते हैं। जाहिर है इस मामले में भारत एक अभिनव प्रयोग रहा, लेकिन भारत ने एक तरह से कहा जाए कि एक अहिंसक आंदोलन के जरिए भी आज़ादी प्राप्त की, ये भी कहीं नहीं था। आमतौर पर तो एक खूनी और हिंसक क्रांति के जरिए ही होता रहा। तो ये सारे समाजवादी लोग बाहर हो गए। लेकिन 1953 में 52 में जब चुनाव हुआ, 51-52 में, तो बहुत बुरी हार समाजवादियों की हुई। 48 में ये लोग अलग निकले और अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई? सोशलिस्ट पार्टी बनाई। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जो आपस में भविष्य में बार बार टूटती रही। कभी वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनती है, कभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनती है। तो समाजवादियों के बारे में मशहूर था कि वे एक साथ आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, फिर अलग होते हैं तो एक साथ आने के लिए तड़पते हैं। तो 1952-53 में बहुत मतलब बुरा हाल था। कांग्रेस की एकदम लहर थी। कांग्रेस इस देश की जनमानस की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही थी। सोशलिस्टों के ज़्यादा रेडिकल प्रोग्राम थे, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया और बहुत कम सीटें आई उनकी। और उस समय से ही एक खास तरह की एक कुंठा कुछ समाजवादी नेताओं में नजर आने लगी थी। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस समय अगर आप चंद्रशेखर जी को पढ़िए तो नहीं, जब आप बात कर ही रहे हैं तो नाम तो लेना पड़ेगा सर। लोहिया जी के लिए चंद्रशेखर जी ने इस तरह की बातें कही हैं। चंद्रशेखर जी खुद एक बहुत बड़े समाजवादी थे और एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। 1953 में प्रतापगढ़ में समाजवादियों का एक स्कूल जो होता था कि भाई बीच बीच में कुछ वैचारिक अध्ययन के लिए, हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ऐसे ही क्लास चल रही थी। उसमें डॉक्टर लोहिया ने ये कहा कि भाई जो नेता हैं समाजवादी, नए नौजवान नेता हैं, उनको पानी में जैसे फेंक दिया जाता है बच्चे को सिखाने के लिए, बहुत हाथ पाँव वो मारता है और सीख जाता है, तो बहुत हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि लेकिन पानी के नेचर को भी समझा जाना चाहिए। अगर पानी का वेग बहुत तेज़ होगा तो बच्चा बह जाएगा, और अगर पानी में मगर हुए तो बच्चे को खा जाएंगे। वो व्यक्ति थे चंद्रशेखर, जो समाजवादी आंदोलन में 13 साल रहे और 1964 में वो कांग्रेस में आ गए। उनका यही कहना था कि भाई ये लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कुंठा है इनके अंदर, नेहरू जी को लेकर, कांग्रेस को लेकर। इनके अंदर कोई सकारात्मक अभियान चलाने का मादा नहीं रह गया। चंद्रशेखर कह रहे हैं समाजवादियों के बारे में। जी बिल्कुल, जो खुद समाजवादी आंदोलन से आए, 13 साल रहे और उसके बाद 1964 में मेरा ख्याल है वो कांग्रेस में ही आ गए थे। वो राज्यसभा हालांकि समाजवादी पार्टी से ही गए थे, इंडिपेंडेंट गए थे। अब मुझे ठीक याद नहीं, हो सकता है इंडिपेंडेंट, लेकिन वो समाजवादियों के सहयोग के बिना तो नहीं जा सकते। मेरा ख्याल है समाजवादी पार्टी ने उनको भेजा था। हो सकता है कि इंडिपेंडेंट का भी सहयोग रहा हो। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से समाजवादी आंदोलन चला कि जो गैर कांग्रेसवाद का नारा आया, और डॉक्टर लोहिया ने कहा कि मैं शैतान से भी हाथ मिला सकता हूं कांग्रेस को हराने के लिए। अब सोचिए, नेहरू जी का जमाना था और चुनाव में आपको कोई सफलता नहीं मिल रही थी, तो आप यहां तक चले गए कि हम शैतान से भी हाथ मिला लेंगे। और हुआ ये कि आरएसएस को पहली बार, जो आरएसएस गांधी मतलब उन्होंने कहा शैतान से हाथ मिला लेंगे और इस पे आपको आरएसएस की याद आ गई। भाई उन्होंने हाथ किससे मिलाया? उन्होंने आरएसएस से हाथ मिलाया और कह रहे थे मैं शैतान से भी हाथ मिला लूंगा कांग्रेस को हराने के लिए। हुआ क्या, बाकायदा, जबकि एक चीज हम और याद दिला दें कि 1957 में कांग्रेस का अवार्डी सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने समाजवादी ढंग का समाज बनाने का संकल्प पारित किया अपने रेजोल्यूशन, अपने अधिवेशन में। कांग्रेस 57 में बिल्कुल। और 1964 में भुवनेश्वर का अधिवेशन हुआ, जिसमें लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य भारत को बनाने का एक रेजोल्यूशन पास हुआ। तो जो सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग चाहते थे, उस दिशा में कांग्रेस तेजी से बढ़ रही थी और इस वजह से बहुत से समाजवादी और वामपंथी लोग भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे बाद के दिनों में। तो जब कोई सफलता नहीं मिल रही थी तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि मैं किसी से भी, शैतान से भी हाथ मिला लूंगा। और दीनदयाल उपाध्याय के साथ उनकी बातचीत हुई और
जो 67 के चुनाव हुए विधानसभा के, नेहरू जी तो 64 में रहे नहीं, फिर बहुत जल्दी ही निधन हो गया था शास्त्री जी का भी, फिर इंदिरा जी आ गई थी, प्रधानमंत्री थी वो। तो 67 के जो चुनाव हुए उसमें 9 राज्यों में पहली बार संविध सरकारें बनी। संविध मतलब संयुक्त विधायक दल, जिसमें सोशलिस्ट भी थे, जनसंघ के लोग, गठबंधन सरकार के। हाँ, तो पहली बार समाजवादियों की वजह से जो आरएसएस के लोग थे या जनसंघ जो था सत्ता में आए, उनको प्रतिष्ठा मिली, क्योंकि आप उनके मंच पे उनके साथ बैठ रहे थे। जो कल तक कहे जाते थे कि गांधी के हत्यारे हैं, उनको वैधता मिली समाज में। और चूंकि वो आरएसएस संगठन की दृष्टि से या बहुत आगे की सोचने वाला था, तो वो धीरे धीरे समाजवादी नेताओं के उन प्रोग्राम्स को, उन विचारों को कुंद करता चला गया। कुछ दिन बाद लोहिया जी भी नहीं रहे। और फिर जब ये आंदोलन चला, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जो 74 से ही शुरू हो गया था, जिसमें जेपी आए, जेपी राजनीति इससे पहले एक बार रुकना चाहूंगा सर जी, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जब आपसे हम जानकारी हासिल करते रहते हैं, तो मधु लिमेह का भी एक प्रकरण आपने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद दिलाया, थैंक यू नीरज। जब लोहिया ये चाहते थे कि वो जाएं आरएसएस के साथ, तो एक बहुत बड़े समाजवादी विचारक इस देश में हुए हैं जिनका नाम है मधु लिमेह, और बहुत बड़े मतलब संसदीय मामलों के जानकार, पार्लियामेंटेरियन, जिनको स्टेट्समैन कहते हैं। उन्होंने बहुत वैचारिक रूप से विरोध किया और एकदम काफी लोहिया जी के साथ उन्होंने तर्क वितर्क किया। तो लोहिया जी ने, ये खुद मधु लिमेह ने लिखा है, लोहिया जी ने अंत में कहा कि जब कोई उनके पास तर्क नहीं बचा, तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारा लीडर हूं, इस नाते मेरी बात मानो, ट्रायल का मौका दो। यानी एक बार हम प्रयोग कर रहे हैं। जो मधु लिमेह चेता रहे थे कि इससे इनकी ताकत बढ़ेगी, देश में सांप्रदायिकता बढ़ेगी, और आप इनको साथ लेकर दरअसल बहुत गुनाह कर रहे हैं, इनको वैधता देंगे, एस्टेब्लिश कर देंगे, इनको एस्टेब्लिश करेंगे। तो मधु लिमेह इस बात को समझते थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया के अंदर पता नहीं ऐसी कौन सी कुंठा थी कांग्रेस और नेहरू को लेकर, वो किसी भी कीमत पर वो कांग्रेस को हटाना चाहते थे, और उसका यहां तक चले गए कि वो आरएसएस को उन्होंने वैधता दी। मधु लिमेह जैसे समाजवादी नेताओं और विचारकों के भारी विरोध के बाद तो लिमेह ने लिखा है कि फिर मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं रहा, लेकिन मैं जानता था ये होने वाला है। और बाद में उनकी बात सच भी साबित हुई कि इस ताकत का भरपूर उपयोग जनसंघ ने किया, क्योंकि आरएसएस संगठन की दृष्टि से ज्यादा जमीन पे था, मजबूत था, और उसने इसका इस्तेमाल किया। जनसंघ के तमाम नेता, उनमें व्यक्तिवादी, खासतौर पर समाजवादी नेताओं में व्यक्तिवाद भी बहुत था। जमीन पे जिस तरह से संगठन बनाना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था, उस मामले में भी वो बहुत ज्यादा कोई गति नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन समाजवाद की एक धारा थी, पूरे देश में समाजवादी विचार से प्रभावित नौजवानों की एक लंबी एक पूरी टोली थी, लंबी फहरिस्त थी, और वो समाजवादी आंदोलन के एक तरह से कर्णधार थे, और बड़े बड़े चेहरे थे उस समय। लेकिन धीरे धीरे वो चेहरे सब जाते गए, यहां तक कि आप सोचिए कि जॉर्ज फर्नांडिस जी, जो एकदम समाजवाद के मतलब अग्निशलाका थे, जिन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट में बड़ा कमाल दिखाया, रेल हड़ताल कराई, और उसी पूरे जो इमरजेंसी लगी थी उस दौरान ही, तो वो सारे लोग बाद में चले गए। ये संयोग नहीं है, ये कहीं एक बड़ी वैचारिक समस्या थी। अच्छा, मैं इस पर मैं ये जानना भी चाह रहा था, ये जेपी वाला मुद्दा हम लोग पहले बात करें, है ना? तो पर एक चीज आप बताएं सर, एज अ स्टूडेंट ये मेरा सवाल है। आपने जो कहा वैचारिक समस्या थी, उत्पन्न क्यों होती है? समस्या तब उत्पन्न होती है ना जब आप जिस चीज को पहले से चला रहे हैं, जिस चीज के साथ चल रहे हैं, उसमें आपको कोई दोष दिखे तो आप थोड़ा सा विचलित होते हैं और आप अपने रास्ते को अलग करते हैं, या फिर लोभ लालच होता है तब आप कहते हैं कि रास्ता बदल लेते हैं। देखिए, अगर आप जनसंघ या आरएसएस के साथ जाते हैं जो समाजवाद का पहले दिन से विरोध कर रही है, आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस वैसी क्रांतिकारी पॉलिटिकल प्रोग्राम के साथ नहीं है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन वो आरएसएस की तुलना में तो 1000 गुना समाजवादी रही है। कम से कम घोषित तौर पे तो समाजवाद का विरोध नहीं कर रही है। विरोध नहीं कर रही, वो समाजवादी ढंग के समाज बनाने का रेजोल्यूशन पास कर रही है, जैसा मैंने बताया अवाड़ी में, फिर भुवनेश्वर में। तो ये जो समाजवादी आरएसएस के साथ जाने की बात कर रहे हैं, क्या उनके आरएसएस के प्रोग्राम में समाजवाद का कोई लक्ष्य घोषित किया गया? ऐसा तो था नहीं। शुरू से एक दक्षिणपंथी विचार के साथ आरएसएस आगे बढ़ा है,
चाहे वो समाज की संरचना हो, चाहे वो अर्थनीति की संरचना हो, वो हर प्रगतिशील यहाँ तक कि जमींदारी उन्मूलन को भी उसने दिल से स्वीकार नहीं किया और तमाम राजा महाराजाओं से ही वो शक्ति पाती रही। तो अगर आप देखें तो सिर्फ इसके जो चंद्रशेखर जी ने कहा कि कुंठा है बहुत ज्यादा, उसके अलावा तो हमें कोई कार्यक्रम दिखता नहीं। या तो अपना कोई आप प्रोग्राम देते और कहते कि हम इस पर लड़ेंगे, लेकिन चूंकि कांग्रेस हार नहीं रही थी और आपको किसी भी तरह हराना था तो आप चले गए आरएसएस के साथ, ये कहते हुए कि शैतान से भी हाथ मिलाएंगे। तो कुंठा केवल एक व्यक्ति की तो नहीं रही ना, वो सामूहिक बन गई। सामूहिक क्या, वो जब आप व्यक्ति क्या होता है, जब आप विचार को आगे बढ़ाने की क्षमता खो बैठते हैं, संगठन को, दल को, तो फिर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। जैसे आज हम देख रहे हैं, आज भी समाजवाद के नाम पे बहुत से दल हैं, लेकिन उस समाजवादी विचार को लेकर कोई जद्दोजहद करते तो हमें नहीं नजर आते हैं, ये भी हम देखेंगे। अब जब 74 में आंदोलन शुरू हुआ, देखिए हमें याद करना चाहिए कि 71 में क्या हुआ। 71 में इंदिरा गांधी ने इतिहास ही नहीं भूगोल बदल दिया। और आज भारत अमेरिका से पूछ कर रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन उस समय जो 5वां बेड़ा आके खड़ा हो गया था बंगाल के खाड़ी में, फिर भी इंदिरा गांधी ने सैन्य हस्तक्षेप करने की अनुमति दी और बांग्लादेश बना के दिखा दिया। बहुत बड़ी बात थी। तो जाहिर है कोई सामने कुछ संभव नहीं था। और देश में जिस तरह के हालात थे, 1-2 साल में जो कुछ हुआ, चाहे वो जो खास तौर पर गुजरात से जो एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ, उसमें जेपी शामिल हुए और उसमें फिर आरएसएस जनसंघ वाले फिर उन्होंने एक मौका देखा और फिर शामिल हो गए। और ये चीज इंदिरा गांधी को शायद सबसे ज्यादा नागवार गुजरी, क्योंकि वो आरएसएस को समझ रही थी कि एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस बात को समझ रही थी लगातार, और इसलिए वो इसको लेकर काफी मतलब सजग थी। और उस समय दुनिया भर में जो हो रहा था, CIA ने खास तौर पर जैसे चिली के राष्ट्रपति को मरवा दिया, या भारत में कुछ समय पहले ही वो आपके बिहार में ही ललित नारायण मिश्र की हत्या हुई, रेल मंत्री थे, वहाँ जिस तरह से पूरे बांग्लादेश का माहौल था, तो ये लगा कि CIA बहुत ज्यादा एक्टिव है। CIA वाली जब आप बात कर रहे हैं, 70 के दशक के हम लोग बात कर रहे हैं, तो जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कुछ चीजें विकीलीक्स ने बाद में छापी भी कि जॉर्ज फर्नांडिस CIA से मदद भी मांग रहे थे। अब मैं इस पे कोई विकीलीक्स ने जो कहा उस पर बात हो सकती है, लेकिन कोई प्रामाणिक ढंग से तो हम ये नहीं कह सकते। लेकिन एक बात है कि इंदिरा गांधी को हटाना CIA और अमेरिका का नंबर 1 प्रोजेक्ट था, ये तो सच है। और इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाना उतना ही प्रबल प्रोजेक्ट इस देश में आरएसएस जनसंघ का था, जिनको सोशलिस्ट साथ दे रहे थे जी। अब जानबूझकर ये कोई योजनाबद्ध तरीके से हो रहा था या अनजाने में हो रहा था, तो CIA वगैरह के जो ऑपरेशंस हैं उसमें तो किसी को पता ही नहीं होता कि आप यूज हो रहे हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन ऐसे आंदोलनों को वो अलग से मदद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में अब इस तरह के मामले जो फाइल्स खुल रही हैं और सब वो सामने है कि इंटरनेशनल जो पूरी राजनीति है वो कहीं ना कहीं किसी भी देश को प्रभावित करती है। भारत में वही हुआ। जब हम समाजवाद और दक्षिण पंथ की बात कर रहे हैं, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और हमने पॉलिटिक्स पे इस पे वीडियो भी की है कि अमेरिका लगातार 1947-1950 के दशक में ये कोशिश कर रहा था कि जो नए नए देश हैं उनमें ऐसे गिरोहों को ढूंढा जाए, ऐसे समूहों को ढूंढा जाए जिनको वो नर्चर कर सके, और जो देश खास तौर पे समाजवादी अवधारणा पे चल रहे थे। और इसी के कारण कई बार ऐसी चीज़ें दिखी हैं, एविडेंटली प्रूव होती हुई कि CIA ने RSS की खूब मदद की यहाँ पे, क्योंकि उनको लग रहा था समाजवादी विचार का पोषण जो है वो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कमजोर होगी तो समाजवादी विचारधारा कमजोर होगी। दरअसल सोवियत भारत शुरू से गुट निरपेक्ष था, लेकिन अपने देश में पूंजी के मुक्त प्रवाह की इजाजत उसने नहीं दी। मिश्रित अर्थव्यवस्था रखी जहां पूंजीपतियों के लिए भी स्थान हो, लेकिन सरकार का कंट्रोल भी हो। तो जाहिर है जो जितने भी पूंजीवादी देश थे वो लगातार इस बात को देख रहे थे कि भारत एक समाजवादी रास्ते पर है, और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टियां भी मतलब जोर मार रही थी, प्रबल थी। और आप सोचिए कि 1957 में दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट पार्टी भारत में बनी, मतलब चुनी हुई सरकार बना पाई कम्युनिस्ट पार्टी केरल में, EMS नंबूद्रीपाद की सरकार। ये एक चमत्कार था, क्योंकि दुनिया में कम्युनिस्ट जहां जहां सत्ता में आए वो ताकत के बल पर आए, रिवॉल्यूशन करके आए, बंदूक के बल पर आए। यहाँ चुनाव भारत में चुनाव से आए, तो भारतीय लोकतंत्र की ये एक लचीलापन भी दिखाता है कि यहाँ पर बाकायदा चुन कर आए। और ये शायद
जो अमेरिका या CIA के लिए और भी एक गंभीर बात थी कि यहाँ पे जनता चुनकर कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में शासन दे रही है। इसीलिए शायद जो अमेरिकी एजेंसीज थी या फिर अमेरिका था, विदेशी प्रभाव भी हो सकता है ना कि भाई आरएसएस तो हमारा सहयोग कर ही सकता है, और अगर ये नेता लोग भी हमको मिल जाएं जिनकी छवि बेहतर है। बिल्कुल, बहुत सी चीजें होती हैं। देखिए, जब किसी देश की सत्ता परिवर्तन कराने की जब कोशिशें होती हैं तो बाहर से मदद भी लोग करते ही हैं, और एक जमाने में ये बहुत स्वाभाविक था, लोग बाहर जाके मदद मांगते थे। बाकायदा एक सोशलिस्ट इंटरनेशनल था, जैसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था वैसे एक सोशलिस्ट इंटरनेशनल भी था, और उस समय माना जाता था, इसको बहुत बुरा भी नहीं मानते थे कि दुनिया में एक साथ साम्यवाद फैले या समाजवाद फैले। और जाहिर है जो तमाम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही तो हैं कि दुनिया में व्यापार कैसे चले, तो विचार का एक अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन भारत में जो हुआ कि समाजवादी आंदोलन अपनी स्वतंत्र आभा खो दिया उसने, खास तौर पर आरएसएस के प्रभाव या उसके साथ जाने की वजह से। और आप धीरे धीरे देखें तमाम नेता वो एनडीए में चले गए, और ये प्रयोग भी इन्होंने ऐसा किया कि भाई देखिए हम तो जितने विवादित मुद्दे हैं, राम मंदिर है, 370 है या यूनिफाइड सिविल कोड है, उसको हम पीछे रख रहे हैं, इनको तर्क दिया और ये उनके साथ चले गए। और धीरे धीरे वो नेता जो है खत्म होते गए और उनकी अगली पीढ़ी को कोई वैचारिक संस्कार नहीं मिला, उनकी अगली पीढ़ी कोई विचार के आधार पर आगे बढ़ाए ऐसा कोई हमें नजर नहीं आता। और जैसे ही वो नेता गए, अगली पीढ़ी को सांसद, विधायक, मंत्री बनाकर उनका पूरा तेज हर लिया। और आरएसएस ने ये सबके साथ किया। आप बहुजन समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, बीएसपी एक जमाने में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वैचारिक अभियान थी, लेकिन पहला मौका पाते ही बीजेपी ने उनको बीएसपी को मुख्यमंत्री पद दे दिया, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद चुना बीजेपी के साथ जाने का, और नतीजा देखिए 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, और उनके सारे जितने रेडिकल प्रोग्राम्स थे उनको खत्म करने के लिए मजबूर किया। क्योंकि जब बीएसपी गई बीजेपी के साथ तो फिर पेरियार की मूर्ति तो लखनऊ में नहीं लग सकती थी, जबकि बनी तैयार थी, तो पूरा नहीं लगने दी नहीं लगने दी, तो पूरा जो बीएसपी का वैचारिक अभियान था वो नष्ट कर दिया। तो ये आरएसएस का तरीका है कि आपने तमाम उन नेताओं को अपने साथ मंत्री बनाया, उनको आपने सत्ता में रखा, और उनकी अगली पीढ़ी या उनकी पार्टी का जो, अब आज जैसे नीतीश कुमार को उन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री बना के, एक तरह से होता नहीं पतंगबाजी में ढील देते हैं, आप मुख्यमंत्री बनाए रहे पर अपने मंत्रियों के जरिए आपको जो रिसोर्सेज हासिल हुए, आपने उस समाज का एक वैचारिक रूपांतरण करने के लिए आप जुड़े रहे। क्योंकि आपको तो पता है, आरएसएस को पता है हमें इस समाज का रेडिकलाइजेशन करना है, इसका हिंदुत्ववादीकरण करना है। लेकिन जेडीयू के लिए क्या रहा कि हम सरकार में आ गए, अब समाज में सांप्रदायिक सद्भावना एक वैचारिक अभियान भी है या उसका दायित्व है आप पर, वो आप कहीं नहीं, ये पीछे छूट गया। तो 1948 की जो हम बात कर रहे थे, वहां से अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो समाजवादी धड़ा जो कांग्रेस का था, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत स्पीड चाह रहा था, बहुत जल्दी सब कुछ चाह रहा था। और आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो अपने जल्दबाजी में नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो जो करना चाहता है उसे पता है कब कौन सा कदम उठाना है। वो सत्ता से ज्यादा समाज के बदलाव में भरोसा रखता है, और यही सभी पार्टियों का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कांग्रेस भी शुरू में समाज कैसे बदले, उसके तमाम जो गांधीवादी कार्यक्रम थे उसका मकसद यही था, क्योंकि समाज नहीं बदलेगा तो सत्ता आप मिल भी जाएगी तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। समाजवादियों का सबसे बड़ी जो समस्या रही कि उन्होंने समाज के परिवर्तन के लिए जो आंदोलन चलाने चाहिए थे, इवन जाति का प्रश्न देखिए, समाजवादियों ने जाति तोड़ो का नारा सबसे पहले दिया, है ना? बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर लोहिया ने जाति तोड़ो का नारा दिया, और बाकायदा जाति तोड़ो सम्मेलन भी एक जमाने में हो रहे थे। लेकिन जाति तोड़ो की जगह पूरा आंदोलन जाति जोड़ो में तब्दील हो गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जातियों का कोई महत्व नहीं है, या जब दलित जातियां यूनाइट होती हैं तो उसका वही मकसद मतलब होता है जो सवर्ण जातियां, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके पास जो एक प्रोग्राम होना चाहिए जिससे जाति के जो आधार हैं, जो भौतिक आधार हैं, वो नष्ट हो। जैसे नीतीश कुमार, बिहार की एक बहुत बड़ी मांग रही है भूमि सुधार के लिए, तो जब ये पहले मुख्यमंत्री बने तो बाकायदा इन्होंने भूमि सुधार के लिए एक डी बंदोपाध्याय समिति, उसकी घोषणा की, बाकायदा रिपोर्ट बनाई उन्होंने, पर उस रिपोर्ट को इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको लागू ही नहीं किया।
तो आप सोचिए, आप सत्ता में हैं और भूमि सुधार के जरिए आप बहुत सारी वहां के समाज को बदल सकते थे, जिसमें जाति का जो प्रभुत्व है उसको भी नष्ट कर सकते थे, और जो पिछड़ी और वंचित जातियां हैं उनके सम्मान को भी बढ़ा सकते थे, उनको जमीन का पुनर्वितरण करा सकते थे। लेकिन आपने उस रिपोर्ट को ही ठंडे बस्ते में डाल मतलब दिया। आप उन लोगों को ताकतवर बना सकते थे, लेकिन आपने चुना कि वोटर तो बना आप देते बस हैं। एक चीज की, वोटर बन जाए। जाति के पहले नीतीश कुमार ने शुरुआत कैसे की, उन्होंने कुर्मी सम्मेलन आयोजित जी। किया, तो लालू यादव को यादव नेता घोषित कर दिया और खुद कुर्मियों के नेता हो गए। तो उस लिहाज से अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बनाई। तो तमाम ये जो समाजवादी धारा के नेता थे वो धीरे धीरे एक जाति के नेता में तब्दील हो गए, और बीजेपी के लिए बड़ा आसान था कि उस जाति के और भी नेता, अब आपने सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया, ठीक तो बात है। कुर्मी, अगर कुर्मी सिर्फ कुर्मी को देखकर वोट देगा तो जब नीतीश नहीं रहेंगे तो सम्राट चौधरी रहेंगे, उसके हित वैसे ही सुरक्षित रहे, उनको ठेका वोका मिलता रहे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं कि नया समाज बनाना है, परिवर्तन करना है, तो वैचारिक अभियान जो था उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होगी। तो आरएसएस ने किया क्या कि इन सारे लोगों की जो वैचारिक धार थी उनको समाप्त कर दिया। और आप देख लें तो आज जेडीयू में जो पूरी स्थिति बन गई है कि भाई बाकी लोग सीधे बीजेपी के साथ कांटेक्ट में चले गए, हर जाति का एक नेता है और वो बीजेपी के साथ है, तो फिर नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा फिर कुर्मी रो रहे हैं, अगर रो रहे हैं तो, कि भाई ये चले गए यहां से, तो उनको कोई और दे दिया जाएगा, वो अपना देखेगा। तो कुल मिला के जाति तोड़ों का जो पूरा ये था, जाति मुक्त समाज बनाने का जो पूरा लक्ष्य था, उस लक्ष्य को ही नष्ट कर दिया गया। उसके नाम पर ज्यादा से ज्यादा कि आरक्षण हो। अब आरक्षण हो ये तो बहुत जरूरी है, पर आरक्षण होने लायक व्यवस्था भी हो। ये आरक्षण हवा में तो आएगा नहीं, ठीक बात है। अगर सार्वजनिक उपक्रम नहीं रहेंगे तो आरक्षण का क्या कहां रहेगा। तो सार्वजनिक उपक्रम बंद होते रहे और तमाम समाजवादी नेता बीजेपी की सरकार में बने रहे, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार में, कभी इन्होंने विरोध नहीं किया। भाई ये तमाम समाजवादी नेता जो लोग थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, जब डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बन रहा था तो किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर दोगे, सरकारी उद्यमों को आप अगर निजी क्षेत्र में दे दोगे तो आरक्षण का क्या होगा, और वही हो रहा है। तो अब अभी या मंडल कमीशन ने आरक्षण तो सिर्फ एक उसका पहलू था, उसके साथ भूमि सुधार से लेकर और शिक्षा के प्रश्न, मतलब बहुत ज्यादा सिफारिशें की थी। सिर्फ एक सिफारिश पे लोग रह गए कि भाई वो 27% आरक्षण मिल जाए, यानी स्लोगनिंग, नारेबाजी ज्यादा रह गई। जो पूरा एक भौतिक मसला था वो तो जब ये पूरी तस्वीर को देखते हैं तो एक सवाल उमड़ता है कि 1947 या 48 के समय समाजवादी जो धड़ा था उसकी जल्दबाजी, या फिर उसके बाद ये कहना कि शैतान से भी हाथ मिला लूंगा, कांग्रेस से मुक्त। हम मान के चलते हैं कि इच्छा ठीक ही रही होगी, शायद विजन में उन्होंने बात कह दी होगी ऐसी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को ना समझ पाने की आप नाकाबिलियत कह लीजिए या वो गलती कह लीजिए, या फिर जब सरकारी उद्यमों को खत्म किया जा रहा था तब चुप रह जाना, केवल आरक्षण के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना। क्या समाजवादी धड़ा जितना भी रहा आज़ादी के बाद से अब तक, वो सब इतना अनपढ़ था कि उसको समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें? अनपढ़ तो नहीं था, लेकिन आज मुझे कहने में कोई मतलब गुरेज नहीं है कि पिछली पीढ़ी को तो छोड़ दीजिए, चंद्रशेखर जी रहे हों या और भी जो पुराने दौर के, हम नहीं कह सकते कि लोहिया जी पर्सनली सत्ता चाहते थे, जयप्रकाश नारायण के अंदर सत्ता की भूख थी, लेकिन जो अगली पीढ़ी आई है, विचार का वो संक्रमण अगली पीढ़ी पे नहीं जा पाया। ये तो आप सिर्फ देख लीजिए ना, एक तरफ रामविलास पासवान के भाषण उठा के देखिए, जिस तरह वो हिंदुत्व पे चोट करते थे जी, और वो करते हुए सब कुछ जानते बूझते वो सत्ता में शामिल हो गए। इसका मतलब सत्ता उनको ज्यादा प्यारी लगी, और अगली पीढ़ी तो मतलब वो रूपक उनके, आप देखिए मैं हनुमान हूं, चिराग पासवान तो मोदी जी के हनुमान हैं। तो जो देवी देवताओं के लिए बहुत ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था रामविलास पासवान ने कि मैं यहाँ बोल नहीं सकता, लेकिन चिराग पासवान को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही नीतीश कुमार, जो भी डॉक्टर लोहिया, जेपी, कुछ समाजवाद वगैरह का नाम लेते रहे हों, अगर इनके जो निशांत, इनके बेटे हैं ना जी, निशांत कुमार, उनके मुंह से तो कोई विचार का हमने कभी कोई वो सुना नहीं।
अगर वो अगली पीढ़ी की ओर जा रहे हैं, या जेडीयू के तमाम दूसरे नेता, किसी को दिक्कत नहीं हुई, आप बीजेपी के साथ चले गए। कोई एक जमाने में इस तरह के परिवर्तन पे पार्टी में विद्रोह हो जाता था कि ये क्या मजाक है, सही बात है। लेकिन जब नीतीश चाहे तब चले गए बीजेपी के साथ, और जब मन हुआ आरजेडी के साथ चले गए। चुनाव कोई भी पार्टी जीती हो, सरकार कोई पार्टी बनाए, तो मुख्यमंत्री नीतीश उस पार्टी में कोई इसको लेकर चर्चा ही नहीं है कि ये गलत है और इस पर विरोध होना चाहिए। तो ये चीज तो दिखाती है ना कि भाई दरअसल जो आपकी विचारधारा थी वो खत्म हो चुकी है। सीधी सी बात है। और ऐसा नहीं कि विचारधारा बाकी जगह नहीं खत्म हुई, विचारधारा का प्रभाव लगातार कमजोर पड़ा है, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि आरजेडी ने कभी आरएसएस से समझौता नहीं किया जी। या समाजवादी पार्टी ने खुलकर कभी भाजपा के साथ उस तरह से नहीं गए। हालांकि जब वीपी सिंह की सरकार बनती है तो उसमें आरजेडी भी के लोग भी जो उस समय साथ देते हैं, और ये भी जनता दल में तो सभी थे, तो उसमें बीजेपी का फिर सहयोग था। तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए समाजवादी और आरएसएस के लोग लगातार साथ आए हैं, लेकिन आरएसएस बढ़ती गई। ऐसा नहीं होगा आरएसएस का समाजवादीकरण हुआ कि आरएसएस के लोग समाजवादी धारा में आए, उल्टा समाजवादियों का आरएसएसकरण हो गया, समाजवादियों का संघीकरण होता चला गया। और कांग्रेस आज भी अगर आप देखें तो कांग्रेस कहीं ज्यादा समाजवादी मूल्यों को लेकर या मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती हमें नजर आती है बनिस्बत इन समाजवादी। तो जब ये जर्नी देख रहे हैं सर, तब तो ये समझ में आता है कि भाई वो तो भला हो संविधान लिखने वालों का, जिन्होंने संविधान को ही समाजवादी बना दिया, वरना देश में समाजवाद तो कहीं पे दिखता ही नहीं। देखिए समाजवाद का अर्थ क्या है, समाजवाद लिखो ना लिखो, समाजवाद का अर्थ है कि राज्य की कल्याणकारी भूमिका होगी, राज्य के हाथ में उत्पादन के साधन होंगे, है ना। अब पूरी एक लहर चली हुई है जिसमें राज्य अपनी भूमिका को कम से कम कर रहा है, निजी क्षेत्र में सब कुछ दे रहा है, और उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि पूंजी संचित हो रही है इस देश में। एक तरफ अरबपति लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ भयानक गरीबी बढ़ रही है, असमानता खाई बहुत ज्यादा होती जा रही, इतनी ज्यादा होती जा रही कि अगर उसको धार्मिक और इस तरह के माहौल में ना हो तो शायद इस देश में विस्फोट हो जाए। तो आप देखें जो पूरी बीजेपी की जो सांप्रदायिक उन्माद की राजनीति है वो भी एक टूल है कि लोगों के आक्रोश को डेविएट करें। लोग एक मजदूर की तरह, एक नौजवान की तरह, एक किसान की तरह ना सोचें, वो हिंदू की तरह सोचें। यानी किसान जब खड़ा हो और अपनी मांगे करे, उसकी जगह वो बताया जाए तुम तो हिंदू हो, और अगर पंजाब के किसान आंदोलन करें तो उन्हें आप खालिस्तानी बता दो। तो जब अलग अलग होंगे, कोई मजदूर होगा, कोई नौजवान होगा, कोई किसान होगा, और लोग ऐसे बटे होंगे तो 3 मैनेज करने होंगे, नौजवान अलग, हाँ मजदूर अलग, किसान। अब हिंदू बना दो तो हिंदू मैनेज करना है ना बस कुछ, और उसमें करना क्या है, आपको जय श्री राम का नारा तेजी से लगाना है, मंदिर का उद्घाटन करना है, मंदिरों को पैसा देना है, कुछ बाबाओं की कथा करानी है, पर इससे रोजगार तो नहीं मिलेगा, इससे शिक्षा तो नहीं बेहतर होगी, इससे हमारा जो वैज्ञानिक क्षेत्र में जो हमें विकास करना चाहिए, जो चीन के मुकाबले के लिए बेहद जरूरी है, वो तो नहीं होगा। तो आप जो बात कह रहे हैं कि चलिए लिखा होना ना लिखा होना तो एक बात है, लेकिन पूरा जो हमारा चरित्र है वो समाजवादी जो चरित्र होता है उससे दूर होता सा दिख रहा है। समाजवादी का अर्थ है कि हम समता को महत्व देते हैं। तो वो तो नहीं दे रहे हैं ना अभी। हाँ बिल्कुल, जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया वो जाहिर है जोड़ा गया इमरजेंसी के दौरान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि हमारी पूरी संरचना जो है समाज की, जो संविधान की, वो समाजवादी मूल्यों पर आधारित है, क्योंकि समता तो हमने पहले ही लिखा हुआ है। समता है तो आपको उस तरह के प्रोग्राम बनाएंगे, उस तरह के प्रोग्राम बनाएंगे तो आप समाजवादी कहलाएंगे। हालांकि दुनिया में जो शास्त्रीय ढंग से समाजवादी देशों का मतलब है, समाजवादी क्रांति का जो मतलब रहा है कि सब कुछ स्टेट के हाथ में, तो पहले दिन से नहीं रहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था ही रही है, यहाँ सबको फलने फूलने की आजादी रही है। लेकिन ये देखा गया है, कोशिश की गई है कि असमानता न बढ़ने पाए ज्यादा, क्योंकि ज्यादा असमानता बढ़ेगी तो फिर आप समझ लीजिए कि अभाव के महासमुद्र के बीच में समृद्धि के टापू टिक नहीं पाते, वो डूब ही जाएंगे। तो इस एक क्योस से, इस अराजकता से बचाने के लिए भी ये कोशिश रही है। लेकिन हम लोग, अगर आप नीतीश कुमार की बात हम जब कर रहे हैं तो जाहिर है उसका एक वैचारिक पक्ष भी है कि हमने एक लंबा सिलसिला जो समाजवादी नेताओं का एक तरह से आरएसएस के अग्निकुंड में होम होते देखा है, आहुति, तो उसमें ताजा आहुति नीतीश कुमार की है। अब वो ठीक है, वो एक चेहरा है, उनको राज्यसभा में लाके कल किसी पद पे भी बिठाया जा सकता है, लेकिन जो जेडीयू के जरिए जो भी समाजवादी ताप और तेज रहा होगा उसको तो बीजेपी ने खत्म कर दिया, आरएसएस ने बल्कि खत्म कर दिया। और अगर आप आंकड़ों में देखें तो 20 साल से ज्यादा कोई मुख्यमंत्री रहा हो और बिहार अगर जस का तस है
उतनी ही बुरी हालत है, मीडिया कुछ भी कहे, आंकड़े आप देखें, सही बात उतनी है। ही बुरी हालत है, तो उसकी जिम्मेदारी से भी वो बच नहीं सकते। आप फेल्योर हैं बिल्कुल। और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। नीतीश गए और इससे पहले बहुत सारे समाजवादी नेता जो हो गए, हालाँकि नीतीश पहले भी जा चुके हैं, सरकार तो बना ही चुके हैं। अब सीएम पद भी उन्होंने छोड़ा है, राज्यसभा जाना चाह रहे हैं, इसके बहुत सारे निहितार्थ हैं और अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। समाजवादी आंदोलन, ये पूरी जो समाजवादी एक आकांक्षा है, उस पे कितनी चोट पहुँचेगी? देखिए समाजवादी आकांक्षा, अगर आप पार्टी वगैरह तो देखिए सिर्फ नाम होते हैं, लेकिन जनता में समाजवाद की आकांक्षा खत्म हो जाए। समाजवाद की आकांक्षा का मतलब क्या है? समाजवाद की आकांक्षा का मतलब यह है कि राज्य हमारा ख्याल रखे, हमें ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें रोजगार मिल सके, हमें ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें शिक्षा मिल सके, हमारे स्वास्थ्य की स्थिति मतलब बेहतर हो सके, हम बीमार पड़े तो हमारा इलाज हो सके। यही समाजवाद की आकांक्षा है। अगर ये सब आप पूरी नहीं कर पाते हैं, अगर आपने सारे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल और अस्पतालों को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है और लोग नहीं करा पा रहे हैं इलाज, अगर आप मतलब अगर आप बीमार हैं, कोई बड़ी बीमारी है, तो फिर आप कितने फीसदी लोग इलाज करा सकते हैं? अगर आप इन प्राइवेट अस्पतालों की रेट कार्ड देख लें तो आप समझ जाएंगे। इस देश में 25,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले सिर्फ 1% लोग हैं, यानी आप टॉप 1% पे हैं अगर आप 25,000 रुपया महीना कमाते हैं। तो 5 किलो राशन पे जिस देश का एक तरह से बना हुआ है संतुलन कि गरीब को 5 किलो राशन दे दो और वो किसी तरह संतुष्ट रहे, अगर उसके अंदर आगे बढ़ने की आकांक्षा होगी तो समाजवाद का स्वप्न कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अब लड़ाई एक नए दौर में प्रवेश करेगी आने वाले दिनों में। पार्टी का क्या नाम होता है नहीं होता, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। असली बात है कि इन मुद्दों के इर्द गिर्द एक बड़ी गोलबंदी आपको नज़र आएगी। और कुछ ऐसा चल रहा है? बिल्कुल, जैसे मैं ये जाति जनगणना का प्रश्न है, जाति जनगणना का प्रश्न सिर्फ देश के एक्सरे का प्रश्न नहीं है जैसा राहुल गांधी कहते भी हैं। इसके आगे का एक्सरे आ जाएगा तो करोगे क्या? मान लीजिए अब जब अभी तो एक्सरे की बात है, पर एक्सरे निकालने के बाद ट्रीटमेंट की बात होगी। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि इस देश में संसाधनों का उचित बंटवारा। फिर वही बात समाजवाद की आ गई। तो संसाधनों के बंटवारे का प्रश्न जब उठेगा तो उसके मूल में तो विचार समाजवाद का। मेरा सवाल जो था वो थोड़ा सा और स्पष्ट होता है अब आपके इस जवाब के बाद कि भाई कास्ट सेंसस की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी पहले विरोध करती रही और ऑब्वियसली उनका जो मूल स्टैंडिंग होगा वो विरोध ही होगा, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणा कर रही है कास्ट सेंसस की। तो जब इस तरह के चेहरे जो समाजवादी नेता हैं वो दक्षिण पंथ को सुपुर्द हो जाएंगे, आहूत हो जाएंगे, जो हमने बात की, तो आपका प्रोग्राम ले लिया जाएगा। बीजेपी ले रही है वो प्रोग्राम ना, लेकिन क्या बीजेपी कर पाएगी? नहीं कर तो जो आकांक्षा है समाजवाद की उसको वो तो चोटिल हुई ना सर। नहीं भाई, चोटिल है, सब है। कैसे उन्होंने लिया? उन्होंने जब 240 सीट पे आ गए तब उन्हें लगा अरे ये तो बड़ा मुद्दा है, तो इसे कांग्रेस से और राहुल गांधी से छीनना है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम करेंगे जाति जनगणना। लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे? जो बीजेपी का जो अपना जनाधार है उसकी मानसिकता आपको अभी यूजीसी वाले मुद्दे पे समझ में आ गई होगी। सिर्फ लोगों के साथ अत्याचार ना हो या अत्याचार हो तो उनकी सुनवाई हो, सिर्फ इस पे लोग सड़क पे आ गए और पूरा सिस्टम हिल गया और कोर्ट ने भी रोक लगा दी। तो ये जो आप कह रहे हैं, इस प्रोग्राम को अपनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप जाति जनगणना कराओगे, जब सचमुच जैसी होनी चाहिए कि पूरी आर्थिक सामाजिक स्थिति स्पष्ट हो, यानी पूरा एक्सरे हो समाज का, और फिर संपत्ति के पुनर्वितरण की बात होगी जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इनइक्वालिटी तो बढ़ी है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए ये करना तो आसान नहीं है ना जी। वो इन लोगों को लाकर ये साबित करना चाहते हैं साहब कि हम पिछड़ा विरोधी नहीं है। दरअसल आरएसएस की समस्या यह है कि राहुल गांधी जैसा एक नेता सामने है जो कहीं से भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और ओबीसी के को न्याय मिले, ये उनका नया राजनीतिक रेजोल्यूशन है कांग्रेस का। तो ये एक बड़ी समस्या पैदा कर दे रहे हैं। तब वो तमाम चेहरों को अपने साथ ला कर ये बताना चाह रहे हैं नहीं हम तो खुद ही देखिए हमारे यहाँ इतने पिछड़े हैं। तो राहुल गांधी पूछते हो तो ठीक है, लेकिन बताओ कि कितने आईएएस हैं, कितने सेक्रेटरीज हैं, कितने वीसी हैं? फिर वहां जवाब नहीं मिलता। और वही भागीदारी का सवाल सबसे बड़ा आने वाले दिनों में राजनीति का सबसे बड़ा जो
कसौटी होने जा रही है कि वो समाज के वंचित वर्गों को, पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को भागीदारी आप कितनी दे रहे हैं सिस्टम में। ठीक बात है। प्रतिनिधित्व का प्रश्न आने वाले दशकों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा प्रश्न होगा और समाजवादी नेताओं के विलीन हो जाने से ये प्रश्न कमजोर नहीं मतलब पड़ेंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई जैसे अभी चर्चा के बीच में हम लोगों ने बात की कि आरएसएस का समाजवादीकरण तो नहीं हुआ, समाजवादियों का संघीकरण हो गया। तो दरअसल अगर आप प्रोग्राम अडॉप्ट कर भी रहे हैं तो आपका समाजवादीकरण होना पड़ेगा, तभी लोग विश्वास करेंगे। अब वैसे तो 5 किलो अनाज देना भी एक समाजवादी कार्यक्रम है। हाँ, लेकिन आप उसे एहसान जता जबकि कांग्रेस ने जब ये कानून बनाया था राइट टू फूड, जो बहुत बड़ी क्रांतिकारी कार्यक्रम है, तो उसमें आपका राइट है, राइट टू फूड। यानी अगर मैं भूखा हूं तो मैं अगर भोजन मांग रहा हूं तो सरकार को देना पड़ेगा, और अगर मैं भूखा हूं तो दोषी है सरकार। दोष इसीलिए देना पड़ेगा ना, राइट टू फूड। अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो हमें राइट दीजिए, भोजन दीजिए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी आपको 5 किलो, अरे भाई वो कानून है, देना पड़ेगा, अधिकार है वो। और इन्हीं नीतीश कुमार साहब के बिहार में पेजेस पे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट चल रहा जिसमें अन्न वरदान लिखा गया। मोदी का अन्न वरदान, नीतीश कुमार समाजवादी। ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आप अन्न वरदान कहें। ये इनके पिताजी के कोष से नहीं 5 किलो अनाज जाता। इस देश के किसान पैदा करते हैं, धरती का सीना फाड़ते हैं, पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, सरप्लस अनाज पैदा करते हैं, और उस अनाज पे उनका हक है, और तब वो 5 किलो अनाज मिलता है, जो कांग्रेस के जमाने के बने हुए कानून का नतीजा है। एक्ट है वो योजना नहीं थी जी। वो एक्ट था। आपको मानना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तो ये जो एहसान जताना, बोरी में भी मोदी जी का चेहरा, मतलब खैर अब उस पर मोदी जी की क्या बात करें, जब नीतीश कुमार ही उसमें चले गए, जो नीतीश कुमार क्या क्या नहीं मोदी जी के लिए कह चुके हैं, क्या याद दिलाना। तो नीतीश कुमार इतिहास में एक अवसरवादी नेता के रूप में, जो हर हाल में कुर्सी से चिपका रहना चाहता था, जिसने बिहार के समाज के बदलाव के वास्तविक अवसर को खो दिया, इसी रूप में याद किए जाएंगे, जो अंततः आरएसएस द्वारा इस्तेमाल किए गए खिलौने साबित हुए, और जब उनकी भूमिका खत्म हो गई तो वो किनारे कर दिए। कल हम देखी जाएगी, शूट कर रहे थे आदेश रावल जी के साथ जो शो है, और उसमें भी छोटी सी चर्चा इस पे भी रखी थी, कि बहुत सारे और सवाल थे। कुमार विश्वास की एक पंक्ति मैंने वहाँ पढ़ी थी और मुझे इतनी प्रासंगिक लग रही है, मैंने कहा यहाँ भी पढ़ देता हूँ। हालांकि कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को जहन में रखकर लिखा था, मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत, आपको रेलिवेंट लगे या नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वो देखे गए शुरुआत में, प्रधानमंत्री पद तक उनकी बात चली कि ये बन सकते हैं, शिलालेख बन सकते थे, अखबार बनाकर क्या पाया। ये देखिए कभी सामने बैठे तो सर के सामने हम क्या पढ़े। नहीं। तो यही बात है, चर्चा हम लोगों ने की कि किस तरीके से समाजवादी नेता एक एक करके दक्षिण पंथ की तरफ आकर्षित हुए। और मैं ये भी कहूंगा कि शायद ये सबसे सही समय है कि जो समाजवादी आंदोलन के लोग हैं, अब उनके लिए एक ही जगह बची है, जो सचमुच समाजवादी हैं, कि वो कांग्रेस में लौट जाएं। नहीं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, वो अपने विचारधारा के साथ बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मंच तो वही है। सबसे जरूरी चीज तो यह है अपनी विचारधारा को बचाएं। बिल्कुल, हत्या ना होने दें विचारधारा का। आप किसी भी पार्टी में जाएं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन विचारधारा के साथ समझौता ना हो। और इतनी समझ, और मेरी तो खैर हैसियत नहीं है बड़े बड़े नेताओं को ना समझ या नाकाबिल कहने की, लेकिन इतनी समझ आपकी जरूर हो कि आप भांप पाएं कि कोई आपके प्रोग्राम को अडॉप्ट कर रहा है या केवल आपके चेहरे को। ये समझ रखना बहुत जरूरी है। चर्चा कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हम लोग के अंत में ये भी कर लें कि अगर कोई समाजवादी है तो क्या भारत की संप्रभुता से समझौता करने वाली सरकार के साथ रह सकता है? अभी अमेरिका जिस तरह भारत के साथ कर रहा है, जिस तरह मोदी सरकार दंडवत है, समाजवाद का सा भी जो नेता जानता होगा वो इस सरकार के साथ नहीं रह सकता। तो अपनी जानकारियां बढ़ाइए। अब सब ही जानते होंगे तो सरकार से रहेंगे नहीं साथ। सवाल तो पूछ लीजिए, सवाल ही गायब है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछती। आप तो नेता लोग हैं, आप लोग सवाल पूछ लीजिए। आपको पूछना हो तो आप जरूर पूछ लें, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। चर्चा को सुन के जो भी लग रहा हो, कोई सुझाव हो, सवाल हो, दाग दीजिए, कोशिश करेंगे जवाब देने की। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चर्चा करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा सुनने के लिए धन्यवाद।